Yeah, okay, let's start. Okay. Yeah. So let's welcome you, ma'am. Yeah, thank you. Okay. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ if anybody has doubts or anything regarding coronavirus, you can comment. Okay. So let's start. Ma'am, what is coronavirus? Yeah, so coronavirus is a has been with on Earth since centuries. It is nothing new. Only thing is because now it has undergone a lot of mutations. We see single mutant virus, double mutant virus, and because of these mutations, now it has become little more dangerous. Yeah. Earlier, it used to just cause mild cold cough in children, in people. Now, because it has undergone mutation and it has become more dangerous, it is causing severe illness. ओके. बच्चों को मतलब टीवी ऑन किए तो कोरोना वायरस वही आ रहा है. तो बच्चों को उनके लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस के मतलब अगेंस्ट मतलब प्रोटेक्ट कैसे करना है बच्चों को? तो अभी जैसे हमने सुना है फर्स्ट वेव आके गई, उसमें ज़्यादातर हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स अफेक्ट हुए थे, और अभी सेकेंड वेव जो चल रही है उसमें हमने देखा थोड़ा सा यंगर जनरेशन 30 to 45 ईयर्स वाले अफेक्ट हुए. थर्ड वेव में ऐसे बोला जा रहा है कि क्योंकि ज़्यादातर एडल्ट्स को तब तक या तो वैक्सीन मिल गई होगी या फिर उनको नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आ जाती है. सो थर्ड वेव में जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप रहेगा वो बच्चों का रहेगा बिलो 18, जिनके लिए अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं है. सो बच्चों में थर्ड वेव में ज़्यादा इन्फेक्शन सामने आएंगे, ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ओके. बच्चों को कैसे बच्चों को हम अवेयरनेस हमको ऐसे देनी है कि या कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे. हाँ, सो वही है कि हमको जो एडल्ट्स का वो लोग देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं, तो हमको उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आप जो डेली सुनते हैं वही चीज़ें हैं कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, एयरबोर्न वायरस है. सो अब जैसे विद इन 1 मीटर अगर आप किसी पर्सन के हैं और अगर वो पर्सन सांस लेता है, बात करता है, कॉफ स्नीज करता है, तो वो वायरस हवा में लिंगर करता है, उसके ड्रॉपलेट्स. एंड जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरते हैं और जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में रहते हैं. तो 1 मीटर के डिस्टेंस के अगर आप अंदर हैं किसी पर्सन के, तो आपको वो इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं. सो फिजिकल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करनी है, जितना हो सके. आपके घर में भी अगर कोई पॉजिटिव है तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है जितना हो सके तो उनको सेपरेट रूम देना है, और बाहर बच्चों को नहीं भेजना है जितना हो सके. दूसरा चीज़ है कि मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है. मास्क में ऐसा है कि जो 2 साल के कम वाले बच्चे हैं उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सफोकेशन का रिस्क देखा जाता है. इसलिए 2 साल के कम वाले बच्चों को मास्क नहीं पहनना है, लेकिन जो 2 साल से बड़े वाले बच्चे हैं उन सबको कंपलसरी मास्क पहनना है. मास्क आइडियली 2 या 3 लेयर का कम से कम होना चाहिए. आप सिंपल क्लॉथ मास्क ले सकते हैं, एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रेफरेबली डबल मास्क होना चाहिए. स्पेशली अगर घर में किसी को कोई पॉजिटिव केस है तो डबल मास्क पहनना चाहिए सबको. अंदर एक आप सर्जिकल डिस्पोजेबल वाला मास्क पहन सकते हैं और उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क पहन सकते हैं. मास्क की केयर करना बहुत ज़रूरी है. बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ टच मत कीजिए, मास्क की जो आउटर सरफेस है वो टच मत कीजिए. आप मास्क निकालते समय पीछे से निकालिए, उसको ऐसे टच करके आगे से मत निकालिए. मास्क पहनते समय यहाँ पे जो वो नोज क्लिप रहता है वो प्रॉपर एडजस्ट करके आपको एक पूरा स्नगली फिट होना चाहिए मास्क. यहाँ पे अंदर पूरा ऐसे लीक नहीं होना चाहिए कहीं से भी. बच्चों को ये बताना है कि आपको घर आके मास्क को कैसे डिस्पोज करना है. आपको उसको आते ही कपड़े का मास्क है तो इमीडिएटली वॉश करने के लिए डालिए. अगर आपका सर्जिकल मास्क है तो आप 1-2 बार उसको बाहर धूप में सुखा के थोड़े दिन यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो डैमेज हुआ है या बहुत ही डर्टी हुआ है तो उसको डिस्पोज कर दीजिए. दूसरी चीज़ हैंड वॉश करना. हैंड वॉश आप रेगुलर उनको प्रॉपर हैंड वॉश टेक्निक सिखाएंगे तो बहुत सारी मेजर इलनेसेस जो हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं बच्चों में. आप हैंड वॉश में ऐसा है कि प्रॉपर सोप से उनको हर एक हैंड का सारे फिंगर्स के पीछे के सरफेस, नेल्स के नीचे, थम के आसपास का, सो पूरा कैसे प्रॉपर हैंड वॉश करना है. एंड मिनिमम 20 सेकेंड के लिए हैंड वॉश करना है.
अगर आप बाहर गए हैं तो फिर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके सैनिटाइज़र का यूज़ घर में अवॉइड कीजिए। सैनिटाइज़र में भी एटलीस्ट एक 60% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों में जितना हो सके उनको सैनिटाइज़र से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनमें पॉइज़निंग हो जाती है। बच्चे ऐसे थोड़ा सैनिटाइज़र मुँह में ले लिया या गलती से, छोटे बच्चे रहते हैं जो 2 साल के, 3 साल से ऊँचे छोटे वाले, तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। तो थोड़ा सैनिटाइज़र का अवॉइड करना चाहिए। घर में जितना हो सके सोप एंड पानी से ही करना है हैंड वॉश। तो रेगुलर हैंड वॉश है, प्रॉपर मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं ये उनको फॉलो करनी है। बाकी ओके। हुँ, हाँ, तो बच्चे एक बार बाहर जाके आए तो उनको कैसे मतलब वॉश करना है, कैसे क्या हमको उनको ये करना है, देखिए बोलना है कि बाहर, क्या क्या करना है। हाँ, तो बाहर जाके आने के बाद अब जैसे आपके घर के अंदर आप आ रहे हैं तो डोर नॉब्स वगैरह हैं जो कम, जो ज़्यादा टच होती हैं, फ्रीक्वेंटली जो सरफेसेस टच होते हैं, उन सबको आपको डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से आप क्लीन कर सकते हैं। उनको बोलिए कि आप बाहर शूज़ वगैरह बाहर निकाल के अपने आते ही सीधा कपड़े चेंज करके आप नहा जाइए। एंड थोड़ा बहुत स्टीम का भी फ़ायदा है, बट ओवर नहीं करना है स्टीम इनहेलिंग। कितने बार स्विमिंग करना है बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए डेली एक बार आप बाहर जाके आए तो करिए। हाँ। अगर आप घर में ही हैं तो ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ। स्टीम का अगर आपको कुछ सिम्पटम्स हैं, कोल्ड वगैरह है, नोज़ ब्लॉक हो रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट हम्म। ओवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर नेज़ल जो म्यूकोसा रहता है, नाक के अंदर जो लेयर रहती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको डैमेज करता है वो। सिर्फ़ ओके। आप हाँ। जैसे बाहर से आए हैं या फिर आपको थोड़ा-सा कोल्ड के लिए सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब सोप ही यूज करना है क्या, ऐसे हैंड वॉश लिक्विड यूज करना है? नहीं, 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 वो सोप लिक्विड आप कोई भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कंपल्सरी आने के बाद अपना पूरा वॉश करना है, कपड़े सारे हाँ। वॉश करने के लिए लाने हैं। एंड ओके। मास्क को प्रॉपर कैसे डिस्पोज़ करना है आपको, कपड़े का मास्क जैसे मैंने बताया वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, और हाँ। अगर आपका डिस्पोजेबल मास्क है तो आके उसको सीधा डस्टबिन में डाल के और डस्टबिन की लिड क्लोज़ करनी है। ओके, तो सिम्टम्स क्या आएगा इसमें, कोरोना वायरस बच्चों में कैसे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम पेरेंट्स होके? देखिए फर्स्ट वेव में जैसे मैंने बताया ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स अफेक्ट हो रहे थे और उनके बाद बच्चों में पॉजिटिव आ हम्म। रहा था, और अभी जो सिचुएशन है सेकेंड वेव में ऐसा ज़्यादा देखा जा रहा है कि पहले बच्चों में पॉजिटिव आता है और उसके बाद पूरे फैमिली पॉजिटिव आ रही है। सो यस। इनिशियल अभी बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। बच्चों में कॉमनली सिम्टम्स वही रहते हैं, कॉफ, फीवर, कोल्ड और हम्म। बॉडी एक। और जो थोड़े हम नए सिम्टम्स देख रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे 10-12 साल के, वो बताते हैं कि हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ हम्म। सेंस ऑफ टेस्ट है, वो भी थोड़े बड़े बच्चे बता सकते हैं। और हम्म। रैशेज, बच्चों को रैशेज आ रहे हैं। एंड इस ओके। बार लूज मोशंस, इस बार स्टमक इन्फेक्शंस वाले भी ज़्यादा आ रहे हैं कि लूज मोशंस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। और एक हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग ये हो रहा है कि एपेटाइट कम हो जाती है, क्योंकि आपका टेस्ट चला जाता है। सो हाँ। आपको फीडिंग वगैरह, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं या जो बड़े बच्चे हम्म। भी हैं, तो उनका एपेटाइट कम हो जाता है। तो ये ओके। सब कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड इन्फेक्शन के। ओके, तो अगर एक बच्चे को कोरोना अटैक हुआ है तो वो बच्चे को कैसे केयर करना चाहिए पेरेंट्स होके? हुँ। देखिए, मैं पहले आपको बता देती हूँ कोविड इन्फेक्शंस नॉर्मली बच्चों में कैसे रहते हैं। तो उसमें हम्म। अलग-अलग कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ओके। माइल्ड में नॉर्मली कैसा रहता है कि थोड़ा-सा, जैसे मैंने सिम्पटम्स बताए अभी, अ, हल्का-सा थोड़ा फीवर आएगा थोड़े दिन, कोल्ड कॉफ रहेगा, लूज़ हम्म। मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, आइज़ रेड हो सकती हैं। हम्म। ये सब सिम्पटम्स हैं, और बच्चे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा थोड़ा बहुत खाना खा रहा है, खेल रहा है, एक्टिव है, ज़्यादा कुछ हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर में ही उसको रखिए, आइसोलेशन में रखिए, और घर हम्म। का एक फैमिली मेंबर को आप असाइन कर सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली बच्चे की देखभाल करेगा, और बाकी हम्म। लोगों से मिक्सअप नहीं होगा फैमिली ओके। मेंबर। हाँ। एंड हाँ, और बच्चे का जो भी केयर कर रहा है उसको पहले अपना ध्यान रखना है कि उसको अगर पीपी किट मिलती है तो पीपी किट, नहीं तो एटलीस्ट एक डबल मास्क, और अगर हम्म। ग्लव्स पहन के उन बच्चे की केयर करनी है। एंड हम्म। बच्चे को आप आइसोलेशन में रखें। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, छोटा है, 1 ईयर पहले से कम का है, तो उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए, नॉर्मल डाइट दीजिए। बच्चे हम्म। का आपको हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट आपको मॉनिटर करना पड़ता है। अभी जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स आते हैं
बाहर मार्केट में हाँ, वो पल्स ऑक्सीमीटर, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आपको थोड़ा सा उसमें तकलीफ आएगी उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करने में, क्योंकि उनके फिंगर्स इतने बड़े नहीं होते कि वो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर ठीक में होता है। करेक्ट फिट आए। हाँ, तो इसके लिए बच्चों में ज्यादा अच्छा है कि आप उसका बच्चे का 1 मिनट के लिए उसका ब्रीदिंग रेट देखें। हुँ, अगर, क्योंकि वो फास्ट ब्रीदिंग जो है वो डिसाइड करता है कि ये बच्चे को माइल्ड इन्फेक्शन है या मॉडरेट इन्फेक्शन है, क्योंकि हुँ, किसी भी बच्चे को अगर मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ ओके। माइल्ड केसेस आप घर में रख सकते हैं, मॉडरेट और सीवियर को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है। तो हुँ, इसके लिए ब्रीदिंग रेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में। ओके। 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग रेट है वो देखना जरूरी है, बच्चा खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, और हुँ, बहुत सुस्त तो नहीं है, ज्यादा सो रहा है। तो इन हुँ, चीजों को डेंजर साइंस कहा जाता है। तो हमको बच्चे को हाँ, देखना है कि इनमें से कोई डेंजर साइंस तो नहीं है, कि ज्यादा सुस्त होके सो रहा है, यूरिन नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन में जा रहा है बच्चा, या फिर हुँ, उसको ब्रेन अफेक्ट होके उसको फिट्स वगैरह आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, या हुँ, फिर उसको अगर किडनी लिवर अफेक्ट हुआ है, उसको आपको येलोइश दिख रहा है बच्चा बहुत ज्यादा, या उसका हुँ, पूरा बिहेवियर ऑल्टर हो गया है ब्रेन अफेक्ट होके, तो ये सारी अगर डेंजर साइंस है तो बच्चा मॉडरेट या सीवियर उसमें आ जाता है। जब हाँ, माइल्ड केसेस रहते हैं, जो कि मैक्सिमम मोर देन 90% बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड रहते हैं, जिसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। हुँ, तो हुँ। सबसे और पहले तो उस टाइम में यस, उस टाइम में फूड कौन-सा देना है बच्चों को इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए? हाँ, तो बच्चों को एक्चुअली सिर्फ आपको आपका उनका हार्ट रेट मॉनिटर करना है, उनका 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग है वो मॉनिटर करना होता है आपको। सैचुरेशन अगर आप मॉनिटर कर पा रहे हैं घर में फिंगर पल्स ऑक्स से तो वो कर सकते हैं। दिन में हुँ, 3-4 बार आप सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर 95 के ऊपर है तो फिर आपको बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है। हुँ, दूसरा कि आपको अगर फीवर आया है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, उसका डोज अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के हर 6-6 घंटे में जरूरत के हिसाब से पैरासिटामोल दे सकते हैं। हुँ, बाकी जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक वगैरह, ये नॉर्मली सारे पीडियाट्रिशियंस प्रिस्क्राइब करते ही हैं। अगर आप हुँ, पॉजिटिव आते हैं उससे भी इम्यूनिटी के लिए आप इसको दे सकते हैं बच्चों को। ओके। बच्चों की डाइट थोड़ा सा सॉफ्ट एंड लाइट रखनी चाहिए। हुँ, बहुत हैवी स्पाइसी ऑयली फूड कोई भी बीमारी में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा ओके। हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। हुँ, अ, तो ये सब चीजें, अगर माइल्ड केस है तो आप घर में ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं उसको। बाकी हुँ, अगर जैसे मैंने बोला कोई भी डेंजर साइन है, अगर बच्चा हुँ, बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा है, उसको लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया है या कुछ और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। ओके। तो कैसे स्प्रेड होता है? हम्म। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आप घर में अगर बच्चे को कोविड पॉजिटिव आता है और माइल्ड इन्फेक्शन रहता है तो फोन पे एडवाइस मत लें जितना हो सके। फोन पे हुँ, कई लोग एडवाइस करके स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, या फिर कई दवाइयां हैं जो टॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसे अडल्ट में हम लोग देखते हैं कि पूरा ऐसे हुँ, 5-6 मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन ही आ जाता है कोविड पॉजिटिव आने में। सो वो हाँ, चीज बच्चों पे नहीं फॉलो करें। हुँ, बच्चे मिनिएचर अडल्ट नहीं है, उनके लिए मेडिसिन कौन सी उनको दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, आप प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही दें। घर में बैठ के कोई भी जो अडल्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन हैं वो आप, या ओवर द काउंटर मेडिसिन प्लीज बच्चों को ना दें। ये स्प्रेड होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, एयरबोर्न वायरस है। तो अगर आप हुँ, खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो फिर वो आपके आपके इवन बात करने से, सांस लेने से, जब आप एक्सेल करते हैं तो वो वायरस, अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो वायरस सब जगह स्प्रेड हो जाता है एयर में। अगर खुली जगह है तो वो एक थोड़ी देर तक रहता है, कुछ कुछ सरफेसेस में काफी घंटों तक, दिनों तक भी रहता है। जैसे हुँ, मेटल्स वगैरह हार्ड सरफेसेस में, ग्लासेस में ऐसा पाया गया है कि 2-3-4 दिन तक भी वायरस रहता है। और ओके। कुछ कुछ, हाँ, डिपेंड करता है बहुत सारी फैक्टर्स पे। अगर बहुत ह्यूमिडिटी कम है, ज्यादा टेम्परेचर हुँ, है, तो वो जल्दी मर जाता है वायरस। हुँ, कपड़ों हुँ, पे भी रहता है कई घंटों तक। तो हुँ, हुँ, ये सरफेस को टच करने से, कंटेमिनेटेड सरफेसेस को टच करने से होता है। एंड एयर, तो फिर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं किसी के भी बात करने से, स्नीज करने से, तो हुँ, वो ड्रॉपलेट्स आपके आईज, माउथ और नोज के थ्रू अंदर आ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अपने कभी भी बाहर जाते हुँ, हैं आप तो ये सब टच मत कीजिए, फेस टच मत कीजिए, आईज, माउथ, नोज टच मत कीजिए। हुँ, हुँ।
So mask is compulsory. मास्क तो बहुत ज़रूरी है, मास्क इवन आपने जब जैसे एडल्ट्स वैक्सीन वगैरह ले लेते हैं उसके बाद भी मास्क तो हमेशा हाँ, रहेगा। ओके। तो एक एक बच्चे को होता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के लिए डर जाते हैं। तो उन उन बच्चों को कैसे, क्या मतलब हम कन्विंस करना है? नहीं देखिए अभी बच्चों का एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि अभी अगर बाई चांस बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम्म। उनको आपको कन्विंस करना ही पड़ेगा। एंड हम्म। दूसरा बच्चों में ये इशू है कि आईसीयू में आप हाँ। नॉर्मली किसी को साथ में अलाउ कर नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए। कोविड आईसीयूज में बच्चों को अलग रखा जाता है। हाँ। इन केस अगर कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव है तो आप हम्म। उनको वो उनका केयर कर सकते हैं, तो आप उनसे परमिशन लेके अगर उसको जैसे वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को सिर्फ ऑक्सीजन हम्म। पे है या हम्म। ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लूइड्स वगैरह पे है, तो आप एक फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको रख सकते हैं। हम्म। अगर फैमिली मेंबर पॉजिटिव नहीं है तो भी आप उनको अगर पीपीई किट वगैरह देके आप डॉक्टर से बात करके उनको अंदर रख सकते हैं केयर करने के। बहुत छोटा बच्चा जैसे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उनको हाँ। आप मदर से अलग नहीं रख सकते, तो उसमें आपको मदर के साथ रखना पड़ेगा बेबी को, लेकिन आपको मदर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मदर पूरा जैसे किट वगैरह पहने। हम्म। और अगर बच्चा बहुत थिक है तो आपको उसको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं हम्म। कि वो उस कंडीशन में होगा भी नहीं कि इतना मतलब नहीं, कुछ भी अकेले पड़ जाते हैं ये सोच के वो नहीं हॉस्पिटलाइजेशन, नहीं हाँ नहीं वो। ये बच्चों में एक बहुत अलग ही ये स्पेशल ये बच्चों का एक यही प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। इवन हाँ। घर में भी इनको आइसोलेट करना बहुत बड़ा इशू है। एंड उनको हाँ। बच्चों में ये सारे इशू अलग ही हैं क्योंकि वो मास्क पहनते नहीं है रेगुलरली। थोड़ी करेक्ट, देर हाँ। मास्क पहन के निकाल देते हैं, बार बार टच करते हैं, सो हम्म। थोड़ा कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना पड़ता है उनको। हम्म। तो पेरेंट्स का बहुत ही उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यस रहता है यस ना, बट यस पेरेंट्स ही उनको कन्विंस करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। यस। तो और अभी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं बाहर से हम लोग, वो कैसे, क्या हम लोग वॉश करके, क्या लिक्विड डाल के, ऐसे कुछ टिप्स अभी उसके देखिए नॉर्मली वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करने के लिए तो काफी सारे ऐसे लिक्विड्स भी मिलते हैं मार्केट में जिनको आप उसमें क्लीन कर हाँ। सकते हैं। साथ में आप घर में भी ऐसे सोडा वगैरह डाल के जिनको आप पानी में डाल के वेजिटेबल्स हाँ। को रखें, वॉश करके धूप में सुखा ओके। के करें, वो भी कर सकते हैं। हाँ। अ, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खाने में अभी इतना ज्यादा ये नहीं मतलब एविडेंस है कि उससे स्प्रेड होता है। ओके। हाँ। हाँ। हाँ, इतना ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस है नहीं कि जो हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं या फिर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उससे हम्म। स्प्रेड होता है, उतना ज़्यादा एविडेंस है नहीं उसका। तो आप नॉर्मली जैसे घर में वॉश करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ओके, ऐसे रॉ खाए तो मतलब कोविड अटैक हो सकता है, ऐसे बॉईल किए तो नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या उस पे? नहीं नहीं देखिए कोई भी चीज़ अगर आप हम्म। बॉईल करके खाएंगे तो उसमें जर्म्स ऑब्वियसली किल हो जाते हैं। तो हम्म। वो तो हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि रॉ फ्रूट को रॉ जो भी आप खाते हैं उसको आप प्रॉपरली आपको वॉश करके खाना है। अदरवाइज हम्म। तो हमेशा कोई भी इन्फेक्शन से कोरोना वायरस नहीं कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। मैं ओके। थोड़ा बच्चों में ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना अभी जो थर्ड वेव वगैरह आ रही है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर हाँ। सकते हैं बच्चों को। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड बच्चों को सिखाना है कि कॉफ और स्नीज के एटिकेट्स क्या हैं। या तो फिर आप जब खांसी करते हैं स्नीज करते हैं तो आपको या तो टिश्यू पेपर यूज करके उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करना है, या तो फिर आपको वो ये एल्बो टेक्निक बच्चों को सिखानी है कि एल्बो में आपको अगर जब भी छींकते हो या फिर खांसी करते हो आपको एल्बो में करना है, ये चीज़ सिखानी है। और बच्चों को हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली इस पैंडेमिक में, क्योंकि हाइजीन से कोई भी इलनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इलनेस जब आती है तो उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये कोरोना वायरस वगैरह जो भी बीमारी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो फॉलो करें, क्योंकि कई लोगों का ऐसा हुआ है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से वैक्सीन डिले हो गई हैं, रूटीन वैक्सीन। तो अभी जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये सभी इलनेसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं कोविड के चक्कर में। एंड वो सारे इलनेसेस होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होके आपके बच्चे को कोविड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।
सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे के रूटीन वैक्सीन है आप प्लीज़ उनको करेक्ट फॉलो कीजिए। और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी है दूसरी चीज़। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। सो जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो दीजिए बच्चों को। फिर और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो प्रूवन है कि एक्सरसाइज इवन एडल्ट्स में हो बच्चों में हो, एक्सरसाइज डेली 1 और 2 आवर्स की फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बच्चों की वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है बॉडी की। इनफैक्ट कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमको प्रोटेक्ट करती है। सो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों में एडिक्वेट स्लीप। सो हर एक की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, बट ऑन एन एवरेज जैसे कम से कम अराउंड 10 आवर्स एक एवरेज बच्चों को स्लीप, प्रॉपर स्लीप अगर डेली मिलती है तो उससे उनका इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी जो आप इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट्स जो मैंने बताया, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी है, आयरन है। अगर उनका हीमोग्लोबिन लो रहेगा तो फिर आपको उनका आयरन सप्लीमेंट देना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो सप्लीमेंट हैं ये आप दे सकते हैं बच्चों को। ओके, बच्चों को भी वही टैबलेट्स दिए तो भी चलता है, विटामिन सी ये? बच्चों में अलग स्ट्रेंथ अलग आती है। जैसे विटामिन सी का 1000 मिलीग्राम पर डे की आती है और बच्चों में 500 मिलीग्राम की आती है। ओके, हाँ, अलग अलग रहता है। अलग रहता है। ओके, और फ्रूट्स वगैरह सब खाए तो भी चले, फ्रूट्स हाँ, वेजिटेबल्स? सारे सारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको देने चाहिए। ओके, सो और क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं आप बच्चों को? बच्चों को यही अवेयरनेस देना चाहते हैं। और एक चीज़ है जो मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि ये जो फ्लू वैक्सीन है, जो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रेगुलर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रहता है 6 मंथ पे और 7 मंथ पे, एंड हर साल ये फ्लू सीजन से पहले बच्चों को देना चाहिए आइडियली। तो फ्लू सीजन अभी आता है, ये मानसून और प्री जो पोस्ट मानसून है वो फ्लू सीजन बोला जाता है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये भी जैसे कोरोना वायरस के आप सुनते हैं कि इसके अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, वैसे ही ये जो फ्लू वायरस है इसके भी हर साल डिफरेंट स्ट्रेन्स आते हैं। इसके लिए हर साल इसकी अलग वैक्सीन आती है जो ये उस साल। वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे मिलता है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में? ये प्राइवेट में मिलती है। और ये जो फ्लू वैक्सीन है ये आपके जो इस साल के स्ट्रेन्स होंगे उनको ही कवर करती है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर उसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से वो फ्लू वैक्सीन लेना पड़ता है। हाँ। और हर एक जन 6 महीने के ऊपर का हर एक पर्सन ये फ्लू वैक्सीन ले सकता है। और जो हाई रिस्क है स्पेशली जैसे सीनियर सिटीजन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं और बच्चे हैं, इनको फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए। और फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स से काफी मिलते हैं। तो ओके, अगर हाँ। आपने वैक्सीन लिया होगा तो एटलीस्ट आप वो एक उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। एंड काफी स्टडीज में यूएसए वगैरह में ये पता चला है कि फ्लू वैक्सीन थोड़ा बहुत हमें कोविड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है बच्चों को। तो जिन बच्चों ने रेगुलर फ्लू वैक्सीन लिया है उनको थोड़ा सा कोविड-19 से प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी सभी पेरेंट्स को कि आपके बच्चों को फ्लू वैक्सीन दिलवाइए। ठीक है, ओके मैम। तो और पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो पेरेंट्स को अगर कोरोना वायरस हुआ तो बच्चों से कैसे हम लोग सेपरेट हो के कैसे रह सकते हैं? देखिए, अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आए हैं और बच्चा नेगेटिव आया है तो फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि बच्चा पॉजिटिव है। तो ओके। ऐसे कभी मत कीजिए कि आप बच्चे को अपने किसी रिलेटिव के घर या ग्रैंड पेरेंट्स के घर किसी और के घर भेज दिया क्योंकि हम लोग पॉजिटिव आए हैं, आपको नहीं आना चाहिए सोच के आप उनको मत भेजिए। आप उनको अलग रखिए, आप आइसोलेट हो सकते तो रहिए। और किसी और फैमिली मेंबर जिसको अगर नहीं है पॉजिटिव, उनको बच्चों का ध्यान रखने के लिए आप अलॉट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। आप अगर कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जो बच्चों का ध्यान रख सकता है तो फिर आपको ही उनके साथ, अगर आप बच्चे की केयर कर सकते हैं तो आप अपना डबल मास्क, ग्लव्स और ये अगर पीपीई किट अवेलेबल है तो पहन के आप बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों को कहीं और नहीं भेजना है क्योंकि बच्चे जो हैं साइलेंट स्प्रेडर्स होते हैं। आप उनका उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया फिर भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके आपको बच्चों को अपने साथ ही रखना है। 14 डेज आपको आइसोलेट रहना है। पहले 14 डेज बोलते थे, अभी 10 डेज बोल रहे हैं। सो एटलीस्ट 10 डेज आपको आइसोलेट रहना है, खुद को भी करना है और बच्चों को भी करना है। अगर एक बार कोरोना वायरस अटैक हो के आप क्योर होके भी और एक बार आ सकते हैं क्या
कोरोना वायरस? डेफिनेटली, क्योंकि ये इसके अलग-अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं और ये बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहते हैं वायरस में, सभी वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं। सो ये हुँ, जो अलग-अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ये वापस से सेकंड, थर्ड इन्फेक्शन कर सकते हैं। अभी और एक चीज़ बच्चों में जो नई हम लोग देख रहे हैं, MIS-C बोल के, ये एक कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो अभी बच्चों में हम लोग रिसेंटली आपने सुना होगा, ये सब हम लोग देख रहे हैं। सो हुँ, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते ओके। हैं इसको, जो कोविड इन्फेक्शन होने के 2 से 6 हफ्ते बाद तक भी आप ये कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। तो आप ऐसा, हम लोग बच्चों में ऐसा नहीं कर सकते कि अभी चलो कोविड से रिकवर हो गए, 14 डेज़ हो गए, तो उसके बाद हुँ, हम लोग के मतलब ध्यान ये रिलैक्स हो सकते हैं, वैसा नहीं है। हमको हुँ, कंटिन्यूअसली उनको रेगुलर फ़ॉलो-अप करना है, हमको अलर्ट रहना है कि उनका कोई भी इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में अलग-अलग ऑर्गन्स में अफ़ेक्ट हो सकता है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, और आपको उसके सिम्पटम्स दिखेंगे। बच्चे को अगर फिर से पूरा ठीक रिकवर हो गया था, फिर से हाई फीवर आने लग गया सडनली, पूरी हुँ, बॉडी में अगर स्वेलिंग आ रही है, रैशेस हैं, और हुँ, कोई भी अगर किडनी अफेक्ट हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो डेंजर साइंस, इस तरह के अंदर के ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बच्चों को सिम्टम्स आते हैं। तो वो हुँ, चीज़, ये चीज़ जो है एक MIS-C, इसकी वजह से बच्चों को ICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमको हुँ, अलर्ट रहना है, एटलीस्ट एक 1.5 महीने तक हमको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा बच्चों को इन्फेक्शन होने के बाद। ओके। तो उस टाइम मतलब कैसे उनका सेपरेट ये बेड वगैरह सेपरेट ही देना पड़ेगा, टॉयलेट ये वो सब बच्चों हाँ, के लिए? अगर अगर घर में अगर कोई पॉजिटिव है तो प्रेफरेबली उसको अलग बाथरूम होना चाहिए, उसका रूम अलग होना चाहिए, आइसोलेशन हुँ, में रखना है। एंड जो कॉमन एरियाज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमन हुँ, एरियाज हैं, उनको आपको बार-बार डिसइंफेक्ट करना है। उनके बेडशीट्स वगैरह कपड़े आपको सेपरेट वॉश करने हैं। हुँ, तो उनका जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, उनको आपको सेपरेट रखना है। और वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्लोज्ड, आप पूरा आपका घर क्लोज्ड रहेगा, अब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा, तो वायरस जो है ज़्यादा देर तक एयर में रहता है। ओके, हाँ, हाँ। सो इवन आप 1 मीटर के से दूर हैं तो भी आपको होने के चांसेस हो जाते हैं, अगर आप एक क्लोज्ड स्पेस में हैं तो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर में कोई है तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है घर में। ओके, ओके, ओके मैम। सो और फाइनली आप क्या बोल सकते हैं कि इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में? देखिए, अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो थर्ड वेव आ रही है, हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तैयारी ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। काफ़ी हुँ, सारे आईसीयूज़ और हॉस्पिटल बेड्स रेडी कर रहे हैं बच्चों के लिए, प्रिपरेशन के लिए पहले से ही। बट फिर भी जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो ऐसा बोल रही है कि बच्चों में इन्फेक्शन होगा, लेकिन बहुत सीवियर नहीं होगा, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो हम हाँ, लोग प्रिपेयर रहेंगे, बट हम लोग होप करेंगे कि ज़्यादा नहीं हो, इतना सीवियर इलनेस नहीं हो। बट फिर भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों में इतना ज़्यादा सीवियर इलनेस नहीं होने वाली। मोर देन 90% बच्चों में माइल्ड होता है एंड अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर सिम्टम्स हमको समझ गए, हम पेरेंट्स होके वो बच्चे के ऊपर आया है कोरोना वायरस, इसे समझने के बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, क्या होम रेमेडीज देना है अभी? देखिए, होम रेमेडीज आप दे सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपको क्या मेडिसिन देनी है, कितना टेम्परेचर है तो क्या करना है, सैचुरेशन कितना है तो क्या करना है, अगर बच्चे को ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, उसका यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, ये मेडिसिन दे सकते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तो आपको होम रेमेडीज आप दे सकते हैं, बट कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी है। अब जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी बार बार पीना या काढ़ा बार बार पीना, सो उससे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें थ्रोट में या अंदर इसोफेगस वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम लोगों को। तो ओके। इसके लिए ओवर कोई भी, अब स्टीम इनहेलेशन भी ओवर नहीं करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा काढ़ा पीना और ये सब ओवर नहीं करना है। तो लिमिट आप उसको करिए, लेकिन लिमिट में करिए, और साथ में डॉक्टर से भी आप गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, गर्म पानी से आप कोई भी वायरस थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और काढ़ा वगैरह लिए तो? हाँ, वही, जैसे जो भी ये काढ़ा है या जो भी होम रेमेडीज़ हम लोग करते हैं, अदरक है, हनी है, ये सब चीज़ें नॉर्मली भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन में और जनरल इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी हैं।
बट ये ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों में हम देखते हैं कि ये ज़्यादा करने से, जैसे मैंने बताया, अंदर थ्रोट माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, या पूरा अंदर पेन हो रहा है उनको, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अंदर थ्रोट में। सो ओवर नहीं। ठीक, ओके। तो फाइनली हाँ, हम बच्चों को से अच्छा मैसेज देना है कि कैसे क्या अवेयरनेस देना है, और पेरेंट्स को भी। देखिए, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेंटल हेल्थ का भी हमको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, स्ट्रेस हो रहा है सभी को, पेरेंट्स भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो सबको स्ट्रेस हो रहा है। एंड और स्ट्रेस जो डिस्टर्ब भी है, होते हैं बच्चे हाँ, अगर सो इस कोरोना अटैक हुए तो। यस यस। एंड स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन होती है किसी की भी। सो हम्म, वो हमको एक ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ का बच्चों का भी और एडल्ट्स का भी ध्यान रखना है, कि हमको डिस्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को थोड़ा आप घर में योगा वगैरह, सब लोग साथ में, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाना। तो ये सब हम्म, चीज़ें बच्चों के इम्यूनिटी, आप सबकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, एंड ऑल्सो डिस्ट्रेस में भी हेल्प करती हैं। सो वो एक हमको करना है, और बच्चों को बार-बार रिमाइंड करना पड़ेगा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। एडल्ट्स को एक आइडल बनना पड़ेगा, क्योंकि एडल्ट्स को देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो हम्म, थर्ड वेव के लिए आप लोग सब तैयार रहिए, बट पैनिक मत होइए, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स और गवर्नमेंट सब लोग ट्राई कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ है कि वैक्सीनेशन जैसे ही आपको अर्लीस्ट मिलता है, पेरेंट्स को उनको तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है अभी हमारे पास बच्चों को प्रोटेक्ट करने का। अगर पेरेंट्स को 2 वैक्सीन मिल गई है, 2 डोज़, तो फिर हम्म, बच्चे सेफ रहेंगे। यस। इसलिए अभी कई स्टेट्स में, जैसे एमपी वगैरह में, उन्होंने, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जिनके बच्चे 10 ईयर्स से कम है, वैसे पेरेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन देने की कोशिश कर रहे हैं कोविड की। और बच्चों ओके। की जो कोविड की वैक्सीन्स हैं, वो मेरे ख्याल से अभी कम से कम 2-3 महीने लग जाएँगे, क्योंकि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। हम्म, सो कुछ कंट्रीज़ में, अभी यूरोप वगैरह में, यूएसए में 12 से बड़े बच्चों को वैक्सीन मिल रही है। बट अभी हम्म। उनके भी 12 ईयर से कम के लिए वैक्सीन नहीं आई है। तो वैक्सीन लिए तो सेफ है थोड़े बच्चे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। हाँ। पेरेंट्स को वैक्सीन मिलेगी तो बच्चे डेफ़िनेटली सेफ रहेंगे। इसीलिए यही रीज़न से अभी कुछ स्टेट्स में पेरेंट्स जिनके बच्चे 10 ईयर से कम हैं, वैसे पेरेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन दी जा रही है। क्योंकि ओके। थर्ड वेव के लिए तैयारी हो रही है ना, सो हम्म, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको पहले वैक्सीन दिया जा रहा है। ओके। तो अच्छा, तो और फाइनली और क्या बोल सकते हैं आप? मैं यही बोलूँगी कि आप लोग, सारे पेरेंट्स को, कि आप लोग पैनिक मत कीजिए, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे उतने ही ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के जितने एडल्ट्स हैं। काफ़ी हम्म, सारे सर्वेज जो हुए हैं बच्चों के और एडल्ट्स के, ब्लड सैंपल्स लिए एंटीबॉडीज टेस्ट करने के लिए, उसमें एक उन्होंने पता किया है कि जितने इन्फेक्शन 25, अभी रिसेंटली जनवरी में एक उन्होंने सीरो सर्वे किया था इंडिया में। सो 25% एडल्ट्स में एंटीबॉडीज था, और 25% बच्चों में भी एंटीबॉडीज था। हम्म, सो बच्चे भी उतने ही, उनको उतना ही इन्फेक्शन हो रहा है जितना बड़ों को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है या बच्चों में बहुत सीवियर हो रहा है। तो हम्म, इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे, 95% बच्चे आराम से रिकवर हो जाते हैं माइल्ड इलनेस के साथ। हम्म। पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको अलर्ट ओके। रहना है, तो पैनिक केयरफुल नहीं होना। रहना है, रिलैक्स नहीं होना है। हाँ, ठीक एंड आपको अपने वैक्सीन जितना जल्दी मिलता है उतना ले लेना चाहिए। है। ओके। तो कितना घर में रह सकते हैं उतना रहे तो भी अच्छा है। यस यस यस, वो सेहत। हम लोग रोज ही सुन रहे हैं वो तो। हाँ, वही। नहीं, टीवी ऑन किए तो वही सुनने में आ रहा है। तो बच्चे ये बोल तो रहे हैं। तो ये जो तो है, ये वायरस है, ये तो परमानेंट रहने वाला है। सो हमको हाँ, वही अपना इम्यूनिटी बढ़ा के वैक्सीन लेके, और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये तो मेरे ख्याल से अभी जल्दी जाएगा नहीं, ये हमको काफी लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा। ओके। अभी वैक्सीन आ रहा है बच्चों के लिए, तो वैक्सीन लेने के बाद तो कोरोना वायरस अटैक होने का चांसेस कम रहते हैं क्या, होता ही नहीं? नहीं नहीं, वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लेने के बाद वो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हम्म, इन्फेक्शन की सिवियरिटी माइल्ड हो जाती है। ओके। हाँ, अब जैसे आप एडल्ट में देख रहे हैं कि 2-2 डोज़ लेने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा अटैक। है। हाँ, 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 आता है, लेकिन वो उतने सीवियर नहीं होता है।
मतलब ओके हॉस्पिटल में एडमिशन की, आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत कम पड़ती है अगर 2 डोज़ लिए हैं तो। ओके। और हाँ। इम्यूनिटी पावर बच्चों में ज्यादा रहता है क्या, मतलब अडल्ट्स में ज्यादा रहता है? नहीं, अडल्ट्स में ज़्यादा रहता है, हाँ। बच्चों में कम रहता है। बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है ग्रोइंग एज में। तो ओके। वो जब हाँ। डिफरेंट वायरसेस से एक्सपोज़ होते हैं तब उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। ओके। इसीलिए हाँ। बच्चे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं कोई भी इसमें। और एक ओके। चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ कि बच्चों में जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे ओवरवेट बच्चे हैं या जिनको हम्म। पहले से ही कुछ कई बच्चों में डायबिटीज़ होता है या कुछ किडनी के इश्यूज होते हैं या हार्ट के इश्यूज होते हैं। सो ऐसे हम्म। बच्चे और एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इन हम्म। बच्चों का और स्पेशल हमको ध्यान रखना पड़ता है। एंड ओ, जो ओवरवेट या ओबेसिटी मैंने बोला, ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बच्चों में, जिससे हम्म। कोरोना का सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। सो ये ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये देखना है कि बच्चे बच्चे का वेट हमको कंट्रोल में रखना है, जो कि अभी ये लॉकडाउन में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है सबके लिए। हम्म। अ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वगैरह काफ़ी कम हो गई कम है। है। हाँ, हाँ। सो इसलिए वेट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों में। एंड जो हम्म। स्टडीज में पाया गया है कि ये ओवरवेट और ओबीस बच्चों में कोरोना वायरस के सीवियर इन्फेक्शन होने के रिस्क बहुत हाई है। ओके। सो हाँ हाँ। घर में ही इसलिए ट्राई करना है कि बच्चों को थोड़ा सा हमको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करानी है, जंक वगैरह सब थोड़ा सा कम करना है। हाँ ओके। हाँ, जंक फूड तो अवॉइड ही करना है जंक फूड ये टाइम अवॉइड पर। करना है। हाँ। यस यस। तो जो मिलता है वो फूड हमारा खुद का बना के, तो बेटर घर का खाना, घर में ही एंड घर बना। में ही आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जितना करा सकते हैं उतना कराइए, तो उससे उसकी हाँ। इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, वेट भी कंट्रोल में रहेगा। इवन एडल्ट्स में जो देखा गया है कि जो भी ओवरवेट या ओबीस एडल्ट्स है उन्हीं में डेथ्स वगैरह ज्यादा हुई हैं। हम्म। तो वेट जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, ठीक है मैम। तो ये तो बहुत ही डेंजर है, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तो स्कूल्स वगैरह नहीं है, तो घर में ही शायद बच्चों का चालू हाँ, रहेगा स्कूल ऑनलाइन है क्लासेस। तो कोई अभी इस साल तो ये एकेडमिक ईयर मोस्ट प्रोबेबली स्कूल नहीं स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ही रहेगा। हम्म। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जाए तो भी प्रिकॉशन लेके ही जाना पड़ेगा। डेफिनेटली, जैसे मैंने हाँ। बोला, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये लंबे समय तक हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ हम्म। महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए नहीं है, ये लंबे समय तक हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। यस मैम। तो आपके साथ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। तो आप भी हम्म, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। बच्चों को थैंक यू। हेल्प हुआ, पेरेंट्स को हेल्प हुआ। तो थैंक यू। बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपको। मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया सबसे कनेक्ट करने के लिए। यस मैम। यस। थैंक यू। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू, बाय। बाय।